हेलो बशीर। जी 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 सर। अच्छा आ गए ना। अच्छा तो अभी जी क्या हो सर। रहा था इसमें हमारे पास, जैसे ही इसको अब ये पावर कनेक्ट करेगा ना, तो इसमें मैग्नेटिक जनरेट होगा, मैग्नेटिक इसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये मेटल की चीज है, ये जो ऊपर लगी हुई है ना, ये मेटल की है। आप देखिएगा तो एनिमेशन में इसने कनेक्ट किया, डेट अटैच टू मूवेबल आयरन। अच्छा ये देखो उसको अट्रैक्ट करेगा। ये देख रहे हैं स्लो स्लो आपने हो गया है। आप इधर गौर कीजिएगा, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, जो ये इस पार्ट को गौर करें। नजर आ रहा है आपको? क्योंकि जैसे ही मैग्नेटिस ने यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और ये इसको यहाँ पर जी सर। कॉन्टेक्ट आपस में मिल जाते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और ये बल्ब चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे जो साइंस है वो यही है। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास एक और है। अच्छा ये एडवर्टाइजमेंट है, इसको छोड़े। ये जो है ना, मैं अभी आपको डिस्क्राइब कर रहा था, नॉर्मल क्लोज नॉर्मल ओपन। नॉर्मल क्लोज का मतलब ये है कि मिसाल दो, जब ये इस तरीके से लगा हुआ है, हम जो करते हैं ना, जो मैं जिस जब बताना चाह रहा था, नॉर्मली ये जो जिसके साथ कॉइल कनेक्टेड है आपकी, ये यहाँ पर है, ये सप्लाई समझो कि इसमें ये सप्लाई इसके साथ कनेक्टेड है आपकी, और इसके साथ आपने एक बल्ब लगा दिया, इसके साथ आपने दूसरा बल्ब लगा दिया। अब ये जो कॉइल है या इधर कैसे आएगी, तो वो आपकी जो चीजें हैं ना, जो आपने ड्यूअल इनपुट ड्यूअल जो आप बता रहे थे वो यहाँ पर है। अब जैसे जैसे इसको, अब देखो कॉइल एनर्जाइज हुई, मैग्नेट ने अट्रैक्ट किया, फोर्स नीचे लगी, जो एफ शो कर रहा है ना, तो ये नीचे आ गया, तो ये बल्ब ऑन हो गया। और जैसे आपने कॉइल से हटा दिया, मतलब जो हमने समझो कि कॉइल को 5 वोल्ट दे रहे थे, तो वो हटा दिया, 0 वोल्ट आ गया, 0 वोल्ट पे ये नॉर्मली क्लोज पे आ गई। जो 0 वोल्ट पे मिसाल दो, जब जिस टाइम आपके पास बल्ब ऑन हो रहा है, उसको हम नॉर्मली क्लोज कह रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में जब आप कोई भी कॉइल को, जो ट्रिपिंग कॉइल को आप वोल्टेज नहीं देते, उस टाइम जो चीज कनेक्टेड होती है उसको हम नॉर्मली क्लोज बोलते हैं। आई बात समझ में? जी सर। और ये जो कॉइल है, देखो यहाँ पे ये कॉइल के लिए, ये कॉइल के लिए जिससे आप कॉइल को मूव कर रहा है, और ये मूवेबल कॉन्टैक्ट के लिए, और यहाँ पर आपके पास नॉर्मल क्लोज नॉर्मल ये। तो आई होप के ये जो आपने ना जो चीजें पड़ी हुई हैं, इसने पूरा मैकेनिज्म समझाया हुआ है, देखो कैसे हो रहा है। बात समझ में आ रही है रिले की? जी सर। तो आई होप के ये चीज जो सारी क्लियर हो गई होगी, हम जो है ना। अच्छा तो स्विच गियर में रिलेज की पूरी समझ में आ गया। जब रिले समझ में आ गया, अब ये कहानी समझ में आ रही है जो यहाँ पे नजर आ रही है। अवश्य। जी सर। मैंने कहा ये बात बस समझ में बस आ रही है। सर, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जहाँ पर भी इश्यू हो तो मुझे बता दिया करें, हाँ, ताकि मैं दोबारा रिपीट कर लूँ। जब तक मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ इश्यू हो रहा है। फिर सर वो तो मतलब समझ आ गया इसका सर, शायद ये मतलब कनेक्टेड है सर आपस में, मतलब रिले कॉइल सीटी से और जो है सीबी से, वहां से आपस में सर एक कनेक्टेड ट्रिप कॉइल से। हाँ तो मतलब मतलब ये समझ पहले आ रहा है पहले ये बताओ, बाकी रिले बात। वाला ऑप्शन समझ में आ गई बात? जी जी सर, ये तो आ गया सर। ठीक है, गुड। पहली बात वो अगर समझ में आ गई तो ये तो बात अच्छी होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, सीटी सीटी फॉर करंट मेयरिंग, ये करंट मेयर करके इस कॉइल को दे रहा है। ठीक है, अब ये क्योंकि बहुत ही सिंपल बना हुआ है, जैसे करंट से शॉर्ट करंट होगा, शॉर्ट करंट में हाई करंट मेयर करेगा, ये हाई करंट जैसे ही इसको पहुंचेगा तो इसकी मैग्नेटोफील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि, क्योंकि इसमें जो है ना स्विच वो स्प्रिंग वगैरह लगे होते हैं,
ये तो सिंपल ऐसे नजर आ रहा है, ऐसे है नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए इलेक्ट्रिकल नेचर के हिसाब से बनाया हो। ये हो गया तो ये यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देगा। आई बात समझ में? ये नीचे आ जाएगा और ये शॉर्ट हो जाएगा। जैसे ये शॉर्ट हो जाएगा तो इस कॉइल में भी आपके पास करंट आ जाएगा, ऐसे ही है ना? पहले ये पाथ ब्रेक था, तो यहाँ पे करंट आ गया तो ये कॉइल भी एनर्जाइज हो जाएगी। तो ये जो है अब इसको जो ये स्विच देगा ना, इसको अट्रैक्ट कर देगी। अट्रैक्ट करेगी तो इस अब सर्किट, ये सर्किट ब्रेकर, ये जब कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी तो सर्किट ब्रेकर अब बहुत सारे टाइप्स के हैं। हर टाइप में कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होता है, मगर उस सब मैकेनिज्म में उसको जब भी ट्रिगर मिलता है वो ब्रेक होता है। आई बात समझ में? तो एक जो जी सर। यहाँ पे जो समझाने की कोशिश की गई है वो ये है कि एक बस बार है, मतलब मेन जो जहाँ से पावर आ रहा है उससे सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड है, उसके आगे सीटीज लगे हुए हैं। सीटीज जो है ना उसमें आपके रिले कॉइल से कनेक्टेड होते हैं, और फिर वो रिले कॉइल जो है आपकी कनेक्टेड होती है ट्रिपिंग कॉइल से, जो कि कनेक्टेड होती है आपके सर्किट ब्रेकर के। नॉर्मली जो सर्किट ब्रेकर को कैसे पता चलता है कि भाई अब यहाँ पर इसको ऑन करना है, ऑफ करना है, क्या करना है, जो इंटेलिजेंट सेंसिंग वगैरह होती है ना, उसका मैकेनिज्म ये है। आई होप कि क्लियर बात हो गई हो। अब फिलवक्त ना इसको ये समझे, ऐसे नहीं है कि सर्किट ब्रेकर्स ऐसे होते नहीं है। सर्किट ब्रेकर्स को एज इलेक्ट्रिकल डायग्राम में यहाँ पे शो किया गया है। सर्किट ब्रेकर्स बहुत टाइप्स के हैं, हर किसी का मैकेनिज्म अपना है, मगर ओवरऑल जनरली जो मैकेनिज्म होगा ना उसकी साइंस है ब्रेकिंग की, वो यही होगी, इस तरह की होगी। तो मेन जो पार्ट है ना, तीन बनेंगे। पहले पार्ट में ये है कि सीटी जो है आपका, वो जो सीरीज में कनेक्टेड होता है, वो करंट को सेंस करेगा। देखो लिखा हुआ भी, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। पहले द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए करंट ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सर्किट टू बी प्रोटेक्टेड, मतलब जिस सर्किट को प्रोटेक्ट करना है उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड सीटी हो गया। द सेकंड सर्किट इज सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द सीटी इज कनेक्टेड टू द रिले ऑपरेटिंग कॉइल। जो सेकेंडरी कॉइल है आपकी सीटी की, वो रिले ऑपरेटिंग कॉइल के साथ कनेक्टेड है, मतलब जैसे ही इसमें करंट आया, इसकी रेटिंग इसको इसमें आ जाती है, और जैसे ही इसमें रेटिंग आई वो इसको ट्रिगर कर देगा। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म समझ लें। The third is the tipping circuit, which consists of a source of supply, trip coil of a circuit breaker and stationary contacts of the relay। मतलब उसमें आपके पास जो सर्किट ब्रेकर ट्रिप करता है और सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देता है कि तू ट्रिप हो जा। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म जो होता है वो इस तरीके का होता है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना मैकेनिज्म्स में आते हैं कि प्रोटेक्शन के हवाले से बस बार अरेंजमेंट्स क्या हैं, या बस क्या हैं, बस को क्या कहते हैं। ये मैंने जो है पहले भी 1 मिनट में इसको, अभी सर्किट ब्रेकर्स की टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे ना, उसमें चीज़ों को डिस्क्राइब करूँगा। एक और चीज़ समझानी थी, बसेस के बारे में हमने पहले पढ़ा है, मुझे नहीं पता आप लोग याद है आपको बसेस के बारे में क्या पढ़ा है हमने? जी सर, बस बार के बारे में पढ़ा था। मैंने बसेस की टाइप्स वगैरह पढ़ाई हैं, सारी चीज़ें डिस्कस तो की हैं। जी जी सर, पढ़ा था सर। मैं वो नोट्स खोल लूँ। अच्छा, ये तो हमारे टाइप्स हैं। ठीक है ठीक है। बस क्या है, बस एक तो समझो कि मेटेलिक आपके पास, इसको बंद करें, सिंपली एक मेटेलिक कंडक्टर है, जिसमें हम जो है डिफरेंट टाइप्स के जो आके सारी चीजें कनेक्ट करते हैं। अब मैं इसको, मैंने लास्ट टाइम अच्छा खासा मुझे याद है सारी चीजें बता दी थी। जी सर। ठीक है। अच्छा, तो उसमें क्या होता है, आपके पास टैपिंग्स वगैरह होती हैं, और उसमें अभी तक के लिए जो हमने चीजें जो पढ़ी हैं उसको रिव्यू कर लीजिएगा। अभी समझ रहे हैं एक मेटेलिक प्लेट कंडक्टर, जिसमें सारे करंट जो है ना वो एड होते हैं, मतलब जो जितने भी फॉर सपोज जिस तरह हम नॉर्मली करते हैं ना, अब फॉर सपोज एक पावर लाइन है, इसमें आपको 3 घरों को पावर देना होता है यहाँ से,
तो हम एक तो हम बड़ा अनऑफिशियल वे में यूं करते हैं कि इसको भी पावर दे दिया, इसको भी पावर दे दिया और सबको इसी के साथ कनेक्ट कर दिया, ऐसे ही करते हैं ना। मगर आपके पास जो तरीका होता है ना फार्मर, वो क्या करते हैं, हम एक मेटेलिक प्लेट लेते हैं प्रॉपर तरीके से यूं, और इसमें हर टेपिंग्स निकली होती हैं जिसमें कनेक्ट करते हैं हम अपने कनेक्शन, यूं कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं पावर लाइन को कनेक्ट कर दूंगा और इससे मैं ना जितने भी कनेक्शन इस पावर लाइन से मुझे कनेक्ट करने हैं ना ये वाली से, तो वो मैं यहाँ से निकाल जाऊंगा क्योंकि इसका पूरा जो पावर है वो उस पे आके कनेक्ट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं बस। तो बस बार जो होते हैं वो यहाँ पर सब स्टेशन वगैरह पे हर जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसकी अरेंजमेंट भी सवाल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है सप्लाई कैसे कर रहे होते हैं, या आपके जो स्टेशन में आपके पास पावर किस तरीके से कनेक्टेड है। तो बस बार है क्या, बस बार इज ए सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स इन a generating or receiving station on which power is connected concentrated for distribution. Bus bars are coppers or aluminum rods on thin walled tubes that operate at constant voltages. आई बात समझ में। बस बार क्या है, मैंने जिस तरह कहा ना मेटल के कंडक्टर्स होते हैं जो कि ऑपरेट करती हैं फिक्स वोल्टेज पे, मतलब अगर 220 की बस बार है तो उस पे सारे जो टैपिंग्स लगी होंगी 220 की होंगी, ठीक है। तो सारे करंट आके उस पे जितने सप्लाई करने हैं और जितने उससे जो निकालने पावर, मतलब पावर सेंडिंग हुई उधर आके बस बार पे कनेक्ट हो जाएगी, और जो रिसीविंग पावर रिसीविंग स्टेशन से वो भी बस बार से आगे कनेक्ट होगी। तो ये जो आपके पास एक बस बार लगी हुई है ना, एक बहुत बड़े सब स्टेशन के बस बार हैं। इसी तरीके से सिंपल जो हमारे पास नॉर्मली डीबी जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स को देखें, तो उसके बैक एंड पे आप देखेंगे जो आपके सर्किट ब्रेकर से वायर्स कनेक्टेड होंगे ना, वो भी बस बार्स ही है, वो छोटी लेवल की है और ये बड़ी लेवल की है, ठीक है। तो बस बार की जो अरेंजमेंट्स है जहाँ टाइप्स है वो है सिंगल बस बार सिस्टम विद सेक्शनलाइजेशन, सेक्शन बना देते हैं, और डबल बस बार। ये चीजें सारी डिटेल में डिस्कस हैं हमारी, मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मैंने छोड़ी हुई हो। इसमें किसी में कोई क्यूरी हो या समझ में ना आ रही हो बात। इंटरेस्टिंग। अब देखो क्या हो रहा है, ये देखो ये एक जनरेशन स्टेशन है, ये भी जनरेशन स्टेशन है, इसने पावर लाके अपना इस बस बार में डाल दिया पूरा। अब मिसाल लो ये एक सब स्टेशन गुलशन की है, ये नॉर्थ कराची की है और ये डिफेंस की है। अब सब इस जनरेशन स्टेशन ने पावर यहाँ इस बस बार पे दे दिया, तो जिन जिन को भी पावर चाहिए होगा वो इनसे आके कनेक्ट कर लेगा विथ जो रिक्वायर्ड सेफ्टी वाले इक्विपमेंट है, मतलब आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर्स वगैरह लगाकर। अच्छा, और इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं सिंगल बस बार, मतलब क्योंकि इसमें एक ही बस बार यूज हो रही है, ठीक है। अब इसका नुकसान क्या है, फॉर सपोज इन केस आपको इस बस बार को क्लीन करना पड़े, इस बस बार में फॉल्ट आ गया, कोई इश्यू आ जाए, तो आपको पूरे के पूरे जनरेशन बंद करनी पड़ेगी, पूरी सप्लाई जिनको आप दे रहे हैं उन सबका पावर कट करना पड़ेगा, ऐसे ही होगा ना, तब जाके ये फ्री होगी ना, वरना तो हर वक्त लाइव रहेगी। तो ऐसा ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है सिंगल बस बार का। कैन नॉट बी क्लीन रिपेयर्ड आर टेस्टेड विदाउट डी एनर्जाइजिंग द होल सिस्टम, मतलब पूरे के पूरे सिस्टम को बिठाना पड़ेगा इसके साथ जितने भी कनेक्टेड, तब जाके इस बस बार को हम मतलब जो क्लीन कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कोई फॉल्ट वगैरह आ जाए तब भी पूरे सिस्टम में बैठ जाएगा, एक इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है। और एनी फॉल्ट ऑन द सिस्टम फेड बाय ऑल द जनरेटिंग जो जनरेटिंग कैपेसिटी रिजल्ट इन ए वेरी लार्ज फॉल्ट। अच्छा, इसमें मिसाल लो किसी भी एक स्टेशन में फॉल्ट आया ना, वो पूरे सिस्टम को बिठा देगा, देखा ना, एनी फॉल्ट ऑन द सिस्टम इज फेड बाय ऑल द जनरेटिंग कैपेसिटी रिजल्टिंग इन ए वेरी लार्ज फॉल्ट। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी, ये जो बस बात समझ में आ गई होगी। या अभी इसमें कोई है इशू? क्लियर है सर। दैट्स गुड। अच्छा, इसके बरक्स एक दूसरा तरीका बनाया गया। अब फॉर सपोज ये भी हो सकता था इसमें आप जो चारों स्टेशन इस पे डायरेक्ट कनेक्ट कर दें,
सारा पावर इस पे आ रहा है और इसी से ही जा रहा है, ठीक है, ये भी बात समझने की है। इसके बरक्स क्या हो रहा है, आपने दो इसको अलग एक सेक्शन में रखा, इसको अलग एक सेक्शन में रखा। इसका फायदा क्या हुआ, अगर इनकेस इधर कहीं कोई भी फॉल्ट आ गया ना, तो आप इस सेक्शन को तोड़ देंगे और ये सेक्शन फिर भी आपका सिस्टम ना हेल्दी रहेगा और ये सिस्टम अपना काम करता रहेगा, तो इससे आपका नुकसान कम हो जाता है। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहते हैं, है ये भी सिंगल बस बार सिस्टम विथ सेक्शनलाइजेशन। इसमें हमने सेक्शन बना दिए, इसको एक सेक्शन बना दिया, इसको दूसरा सेक्शन बना दिया। जिस तरह एक होता है ना क्लास में 80 बच्चे होते हैं या 60 होते हैं, तो 2 सेक्शन बना देते हैं, एक सेक्शन में, दूसरा दूसरे सेक्शन में, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर भी समझो कि ऐसे सेक्शन बना दिए अरेंजमेंट में, तो उसको हम कहते हैं सिंगल बस बार विथ सेक्शनलाइजेशन। यहाँ तक बात क्लियर है? आज मुझे लगता है मैंने काफी जी सर। लंबी क्लास ले ली है ना? सही है सर। चलो कभी कभी होता है। अभी इतनी अच्छी खासी आप लोगों को ब्रेक मिल गई थी मेरे ख्याल में, जुम्मे सैटरडे संडे मंडे काफी दिन आपको ब्रेक मिल गया था। जी सर। अच्छा, अब दूसरी टाइप की जो है वो है हमारा डबल डुप्लीकेट, इसको डबल बस बार कहते हैं, डुप्लीकेट नहीं डबल बस बार है। इसमें जो है, इसमें पर ये फायदा ये होता है, इसमें आपकी 2 बस बार्स होती हैं, एक मेन होती है, दूसरी स्पेयर में होती है। दोनों के साथ सिस्टम कनेक्टेड होते हैं और एट ए टाइम किसी एक के साथ आपका ना पूरा काम चल रहा होता है, उसके लिए फिर कपलर्स लगे हुए हैं। अगर मिसाल दो आप जो है मेन, पहले नॉर्मली इस मेन के साथ आप अपने कपलर्स को कनेक्ट कर देंगे, तो आपके पास ये जितनी भी स्टेशन है ना, ये सारी मेन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, सप्लाई वाली भी और जिनको पावर चाहिए उनकी भी। तो ये पूरा मेन के साथ कनेक्ट है। इन केस अब मेन बस बार में कोई फॉल्ट आ गया या इसको मेंटेन करना है, इसको टेस्ट करना है, आपने कपलर से जो है ना इस मेन से हटा के इसमें लगा दिया। अब क्या हो गया, ये मेन पूरी आपकी आजाद है इस वक्त। आपको पूरा सिस्टम बंद भी नहीं भी करना पड़ा और आप अपना इस बस बार की टेस्टिंग भी कर सकते हैं। वैसे ये सिस्टम अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? जी सर लग रहा है। ये अब इसका नुकसान क्या हो सकता है आपके ख्याल में? मतलब डिजायर तो चीज अच्छी है, मगर आपके ख्याल में नुकसान क्या है इसका? सर ये सर इसका यानी कि ये हो सकता है नुकसान सर, अगर मतलब ज्यादा लोड पड़ सके या सर जो है इसकी जो है अरेंजमेंट अगर सर जो है डैमेज हो जाए तो सर उससे ही के पे जो है नुकसान हो सकता है। खैर अव्वल तो इसमें नुकसान के दूसरा नुकसान नहीं है। एक चीज ये कि आपकी इकोनॉमिकल कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि 2 सब स्टेशन लगाएंगे तो हर चीज 2-2 दफा लगानी पड़ रही, तो ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है। मगर देखा जाए तो आपको मेन स्टेशन में ये कैपिटल कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर पावर सिस्टम फेलियर होता है ना, उसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा बनस्पत इसके कि आपका यहाँ पर कैपिटल कॉस्ट लग जाए। आई बात समझ? बाकी कोई ऐसा जिसका नुकसान इस सेंस में नहीं है। अच्छा, ये इसको डबल बस बार। अच्छा, इसके अलावा भी दूसरे जो हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉल्स को 3 फेज की बात करें, सिंगल फेज में तो एक टाइप का होता है अर्थ टू फेज टू अर्थ जो है ना आपका, बहुत फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि सिंगल ही फेज है, वो डायरेक्ट अर्थ हो जाए उस केस में फॉल्ट आ सकता है। ठीक है, जो आपके पास यहाँ दोनों फेज और न्यूट्रल शार्ट हो जाए तो वो फॉल्ट आ सकता है। मगर जो 3 फेज होता है ना, उधर पे आपके पास 3 टाइप के फॉल्ट आ सकते हैं। एक तो ये आपके ये जो है ना, एक तीनों लाइनों में से कोई एक लाइन ग्राउंड हो जाए तो उसको हम बोलेंगे सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। यहाँ आपस में लाइनें शार्ट हो जाएं, जैसे ना 3 फेज की आपस में लाइन है ना, वो शार्ट हो जाएं, जो कि मैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, हवा वगैरह के केसेस में हो सकता है कि हवा ज्यादा लगे, 2 लाइनें आपस में टच हो जाएं, या कोई शॉर्ट ऐसा कंडक्टर किसी वजह से यहाँ पे कनेक्ट हो जाए इन 2 वायर्स के दरमियान, जिस तरह अक्सर होते हैं मसले मसाले अक्सर, तो उसको लाइन टू लाइन फॉल्ट में आएगा। दूसरा डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ये बहुत ही रेयर होता है, मगर कहीं टावर वगैरह
लाइव लाइन चल रही हो गिर जाता है, तो उस तरह के केसेस में बहुत सारा इश्यू हो सकता है कि 2 वायरें भी शॉर्ट भी हो आपस में हो गई हो और ग्राउंड से भी कनेक्ट हो गई हो। ये सिंगल फेज कनेक्ट हो जाए ग्राउंड से, इसको हम बोलेंगे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। या दोनों लाइनें आपस में शॉर्ट हो जाए, इसको हम बोलेंगे लाइन टू लाइन फॉल्ट। या दोनों लाइनें आपस में शॉर्ट भी हो जाए, ग्राउंड भी हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये हो जाते हैं आपके पास 3 फेजेस में इस तरह के पास। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरे फॉल्ट आते हैं, अच्छा इस तरह के फॉल्ट को हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। अनसिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि तीनों फेजेस में कोई सिमेट्री नहीं रहती इसमें। और इसके बरक्स अगर तीनों फेजेस मिसाल लो आपस में शॉर्ट हो जाए और तीनों ग्राउंड भी हो जाए, तो ऐसे केस, ऐसे फॉल्ट को हम सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। नॉर्मली कहा जाता है कि सिमेट्रिक फॉल्ट जो है ना रिमूव करने में, मतलब आइडियल केस होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में, क्योंकि आपको हर एक फेज को अलग अलग सॉल्व नहीं करना पड़ता। एक ही फेज को सॉल्व करेंगे तो आपको तीनों फेजेस का वही मतलब शॉर्ट करंट या जितनी भी चीजें एनालिसिस करते हैं ना वही आएगा। तो सॉल्यूशन में ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट इजी है, मगर रियल लाइफ में ज्यादातर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट आते हैं। तो ये ओवरऑल जो ना मेन कैटेगरी जो है ना, वो फॉल्ट्स की पावर सिस्टम में 2 हो गई। एक सिमेट्रिकल, जब तीनों लाइनें आपस में शॉर्ट हो जाए और ग्राउंड हो जाए, और दूसरा अनसिमेट्रिकल जिसमें ये फिर 3 कंडीशन बनती हैं। बात समझ में आ गई या नहीं? जी सर। तो अभी तक के लिए जो क्वेश्चंस ना समझ में आए और डिस्कस करना हो, जो भी क्यूरी हो उससे डिस्कस करना हो, तो मुझे बताएं, हम वरना उसको डिस्कस कर लें, नहीं तो फिर मैं इस लेक्चर को यहीं एंड करूंगा। सर अभी तक तो नहीं है, मैं एक प्रैक्टिस करूंगा ना इसकी, जैसे रिवाइज करता हूँ मैं डेली, तो फिर मैं अगर हुई तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ जरूर पूछ लिया करें, क्योंकि देखो अभी टाइम बहुत कम है हमारे पास, मतलब इन द सेंस के बाकी 8-10 दिन है आपके पेपर होने में। अगर आप अभी भी क्यूरी कोई डिस्कस नहीं करेंगे मुझसे, मैं तो यही सपोज करूंगा आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, मगर जब तक आप लोग चीजें मुझसे इंक्वायर नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, तो मैं भी तो ये होगा, ऐसा ना हो कि फाइनल एग्जाम अगर हो तो फिर आप बोलेंगे सर ये तो हमें पता ही नहीं कहाँ से आया, क्या चीजें हैं। उसके अलावा एक और ये है कि जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं ना, क्योंकि कुछ लेक्चर्स मुझे ज्यादा याद है, ऐसे भी लेक्चर हैं जिसमें आप नहीं थे प्रेजेंट। वैसे तो आप मोस्टली होते हैं प्रेजेंट, सर वो भी मैं जी से लेक्चर। प्रेजेंट था। हाँ, 1-2 लेक्चर्स ऐसे मुझे याद आ रहे हैं जिसमें नहीं थे, तो मैंने रिकॉर्ड करके रख लिए थे। तो आप जो है सारे लेक्चर्स खोलें और उनको देखें, और ऐसे जो लेक्चर्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं वो देखें, या जिनमें मिस थे आप लोग उसको जरूर पढ़ें। मगर अगेन वही कि ये 3-8-10 दिन 2 हफ्ते मेहनत कर लें, उसके बाद आप लोगों के लिए फिर रिलैक्सेशन है, फिर अगले सेमेस्टर में जब तक शुरू होगा और बाकी चीजें होंगी। मगर आप अभी के लिए इसमें पूरा अटेंशन है। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अभी वीडियोस वगैरह इतनी मेहनत करके चीजें लेके आता हूँ, तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आप लोगों से उम्मीदें भी अच्छी हैं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे जी फाइनल सर। एग्जाम में भी। और मगर ये अगेन इसका मतलब ये नहीं कि उम्मीदों पे दुनिया काम है, हमेशा होप फॉर द बेस्ट मगर प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ये कहा जाता है। तो समझोगे, सपोज करें टफ से टफ एग्जाम्पल एग्जाम भी आए ना, तो आप करने के काबिल हो। यहाँ पर अगेन मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को टफ एग्जाम दे के ये आगे पीछे, मतलब सिखाना है। एग्जाम तो सिर्फ असेसमेंट है कि आप कितना सीखें। तो ये उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को डेली स्टडी कर रहे होंगे, स्पेशली आप तो जी डेली जी। इस पे आ रहे हैं, और जुबेर वगैरह काफी मिसिंग जी सर। रहा है, और दूसरे एक और अब्दुलरहमान साहब। बाकी आई होप के कोई क्यूरी हो या जो भी हो पूछ लीजिएगा, वरना आज मैं क्विज 3 ले लूंगा इंशाल्लाह। आप लोगों को 8-9 बजे मैं अपलोड करता हूँ क्विज अभी थोड़ी देर में, और उसके अलावा ठीक जो है। आपका असाइनमेंट है वो भी आज रात तक इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। अगर सारी सही चीजें है। क्लियर हैं तो फिर मैं लेक्चर को यहीं पे एंड कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है। तो अच्छा, साथ साथ मैंने वीडियोस वगैरह भी शेयर की हुई हैं, तो काइंडली उन वीडियोस को भी जी जरूर जी। देखते जाएं, क्योंकि वो वीडियोस जो है ना बड़ी मेहनत से दूसरे ढूंढ के जो जी रिलेवेंट सर। आपके डायरेक्ट हैं तो उनको भी देखें। ये सिर्फ सिखाने के लिए, अगेन देखो कि आपने आपको लिमिट ना करें कि सब्जेक्ट पास करने के तक। और पीडीयू की मैं जो बात करूं, पीडीयू ऐसा सब्जेक्ट है जो इलेक्ट्रिकल के उन चंद सब्जेक्ट में से जो सिर्फ प्रैक्टिकली है। मतलब ट्रांसफार्मर की बात करें तो आप बाहर जाएंगे तो नजर आ रहा है, थ्री फेज की बात करें तो बाहर जाएंगे लाइनें नजर आ रही हैं, अंडरग्राउंड भी कभी ना कभी देखा हुआ है, लाइट आप डेली देखते हैं, सिस्टम के फाल्ट आप अवेयर हैं, ब्लैकआउट वगैरह की चीजें वैसे ही हम देखते रहते हैं। और जी सर। इंटरव्यूज वगैरह में ना
इसका जो प्रैक्टिकली भी बहुत यूज है, और इंटरव्यूज वगैरह में एमसीक्यूज जो आपके जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन, ये 3-4 ऐसे कोर्स हैं जिससे मैक्सिमम पार्ट ऑफ द टेस्ट आते हैं, जो सब्जेक्टिव टेस्ट होती हैं। तो इसको अच्छे से समझें। जी ओके गुड। सर, ये एग्जाम की डेट बाद में आएगी? हाँ, जिस तरह एग्जाम वाले अनाउंस करते हैं ना, आपके सीएमएस पे भी आ जाएगा, और आपके जी सर। टाइम टेबल जैसे अनाउंस होगा तो हमें भी इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अभी तक हमें भी नहीं मिला है, सही सर। तो इंशाल्लाह ये चीज आपकी हो जाएगी, तो आप बेफिक्र रहें। आप उसकी टेंशन ना लें। आप समझे कि 24 को सपोज करें आपका सबसे पहला पेपर है, आप अपने जहन में वो रख के तैयारी करें ना। वैसे भी समर में 2 जी ही तो सर। कोर्सेज होते हैं आपके, ज्यादा नहीं, या एक होता है किसी का, किसी के 2 होते हैं, मैक्सिमम तो मिलते भी नहीं है। तो आप अपनी तैयारी जो है जी ना, सर। 24 को जहन में रख के सपोज करें सबसे पहला पेपर आपका ही होगा, तो आप उस हिसाब से तैयारी करें। असाइनमेंट और जी सर। क्विज़ेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा मैंने बीच-बीच में काफ़ी चीज़ें ना आपको इंपॉर्टेंट हाइलाइट कराता रहता हूँ कि किस तरीके से मैं अगर ऐसे क्वेश्चन पूछूँ तो एक ऐसे आप जवाब दे सकते हैं, ऐसे-ऐसे। तो ओवरऑल आप चीज़ों को जितना समझा हुआ होगा, थोड़े बहुत फ़ॉर्मूलेज़ हैं, मैं देखता हूँ कि उन फ़ॉर्मूला जो मेजर मुझे मुझे लगे कि बहुत हैवी हैं, वो शायद सपोर्टिंग में दे दूँगा। अगर ऑनलाइन में तो वैसे उस चीज़ की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, सारी चीज़ें तो पड़ी होंगी, तो उन चीज़ों को देने का कोई तुक नहीं बनता। आप सारी चीज़ें खोल के देख सकते हैं। अगेन वो भी तभी कर पाएँगे ना जब आपकी इतनी स्टडी अच्छी होगी कि कौन-सा सॉरी इसमें ऑनलाइन तो नहीं है, सॉरी सॉरी मैं ऑनलाइन की बात मेरे ज़हन में आ रही है। ये यूनिवर्सिटी में ही होंगे। मैं ऑनलाइन नहीं, मैं क्लेरिफ़ाई कर दूँ। यूनिवर्सिटी में होंगे, और जो जी मुझे फ़ॉर्मूलेज़ वगैरह होंगे ना रिलेवेंट, मैं वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को दे दूँगा थोड़े बहुत। ज़्यादा नहीं दूँगा, मगर जो बहुत ही थोड़े बहुत हैं, जो बेस्ट हैं, दे दूँगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। सही सर। ठीक है? तो फिर इंशाल्लाह फिर सर लेक्चर में वाइंड अप कर रहा हूँ। या और है कुछ? सर ये इसका सर इसका मतलब जो स्लाइड्स हैं सर, वो जैसे मतलब है इंपॉर्टेंट, और सर बुक से मतलब जो आपने न्यूमेरिकल्स करवाए हुए हैं सर, वो यानी कि हम देख लें? देखो, जो स्लाइड्स के न्यूमेरिकल्स हैं सारे करने हैं आपको। उसके अलावा मैंने जी ना सर। 1-2 न्यूमेरिकल्स कुछ ना उसमें भी करवाए हैं, बुक से करवाए हैं, वो देख लें सारे, जी जी सर। जो मैंने बुक से सही। करवाए हैं। ठीक है? इसके अलावा मैं देखता हूँ, मुझे सैटरडे, संडे में सैटरडे को थोड़ा काम है। संडे को मैं कुछ जी सर। चीज़ों को आपको और भी इंशाल्लाह जो असाइनमेंट या जो-जो रिलेवेंट प्रॉब्लम्स हैं ना, उसके हवाले से वो बताऊँगा। तो उनको सबको देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम्स सही। तो कवर हो जाएगा, साथ-साथ अच्छी खासी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाएँगी, सिनेरियोज़ जी अंडरस्टैंड हो जाएँगे। बिल्कुल सर। और सर थ्योरी भी यानी कि देख सकते हैं बुक से, मतलब थ्योरी देखो, स्लाइड से ही? अभी थ्योरी कोई ऐसे नहीं है कि बुक में है वही स्लाइड्स में है। बुक में डिटेल जी में सर। लिखा हुआ है, तो मैं स्लाइड्स का तो रीड तो नहीं कर रहा हूँ। मैं तकरीबन रियल जी लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल से कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। चीज़ें समझ में आई जी हुई हैं तो डेफिनेशन वगैरह तो आप देख के बुक से याद करने की ज़रूरत पड़ती है तो पढ़ लें, अदरवाइज़ अगर चीज़ें समझ में आई हुई हैं तो मेरे ख्याल में थ्योरी में तो फिर हम खुद ही लिख सकते हैं। अगर ये जी ऑब्वियस सी सर। बात है, मैं आपको पूछूँ कि पावर यहाँ तक हमें कैसे पहुँचा, तो सिंपल है, जनरेशन से, ट्रांसमिशन से, विजन जी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें यहाँ तक पहुँचा है। तो उस तरीके से जी थ्योरी सर, को अपना कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। अपना कॉन्सेप्ट देखें, मगर ये कि थ्योरी अपना पढ़ने यानी कि के लिख लिए सकते होता है, हाँ, बाकी याद करने के लिए कोई मेरे ख्याल में थ्योरी तो है ही नहीं, कि आप लोग ये ज़हन में हैं। रखें कि जी मुझे याद करना है। तो उसके लिए थ्योरी नहीं है, मतलब याद करने के लिए जी एग्ज़ाम्स में प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स जो मैं बताऊँगा कि मैंने सारे स्लाइड्स वाले सारे, और जो बुक से मैंने जी जी करवाए हैं वो लेक्चर्स में ऑलरेडी सॉल्व्ड मैंने बताए हुए हैं। असाइनमेंट्स मैंने आपको दी जी हुई हैं, मैं सॉल्यूशन वगैरह इसका अगले लास्ट लेक्चर जो होंगे ना, मेरी जी सर। कोशिश यही है इंशाल्लाह कि उसको असाइनमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट्स को और क्विज़ेज़ को। जी तो उसमें जो भी क्यूरीज़ हों तो वो भी आपकी क्लियर हो जाएँगी, तो और भी मज़ीद प्रैक्टिस इंशाल्लाह हो जाएगी। तो आप अपनी कोशिश करें, और मैं कोशिश करूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम सिखाने की और फैसिलिटेट करने की, जो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। ओके फिर। ठीक है सर। ओके फिर, अल्लाह हाफ़िज़। सही है, खुदा हाफिज।
ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह